स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने। और यही जो चैप्टर है जो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर के अंदर से हम लोग ड्रैग करने वाले हैं या फिर यहाँ से हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर को शुरुआत हम लोग बिटवाइज करेंगे। आज के क्लास में मैं इंट्रोडक्शन पार्ट लूँगा, तो यहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन शुरुआत करेंगे। द फर्स्ट टर्म विच इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड्स। तो सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? सो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग सिंपल वे में अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका मीनिंग ये निकलेगा, न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स which acts as a genetic material and they are normally found in all living organism। तो थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझते हैं इसको। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है या फिर बायोमॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट करता है। ओके, देन इट इज ऑल्सो फाउंड इन केस ऑफ ऑल लिविंग सेल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ कम टू दिस पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल। स्टूडेंट्स, जेनेटिक मटेरियल ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं जो एक्चुअली कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स को कंट्रोल करता है और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए गाइड भी करता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या कर रहा है, हमारे अंदर कैरेक्टर्स को, नॉट ओनली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज कंट्रोलिंग द कैरेक्टर्स इन केस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है और साथ में उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए उसको गाइड भी कर रहा है। यानी कि प्रोटीन किस प्रकार का होना चाहिए, उसका लेंथ क्या होना चाहिए, उसका फंक्शन क्या होना चाहिए। सो प्रोटीन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, हम लोगों को न्यूक्लिक एसिड से मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो पॉइंट ये निकला कि इट इज गाइडिंग फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। साथ में this which is acting as a genetic material, it also not only it controls the character but it also transfer the same characters from one generation to another generation। for example, if you say अगर फादर के अंदर कुछ कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, so the father is simultaneously going to transfer those character to his son or daughter। यानी कि पेरेंट्स से हम लोगों को डॉटर या फिर सन के अंदर, या फिर हम लोग बोलेंगे सिंपली ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी कि पेरेंट्स से लेके बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, दोज कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ एन न्यूक्लिक एसिड विच इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल। देन पॉइंट नंबर 3, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला कि न्यूक्लिक एसिड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच इज कॉमनली फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मे बी अ वायरस, इट मे बी अ बैक्टीरिया, इट मे बी अ प्लांट और इट मे बी अ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। सो फिर से एक बार डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल which is acting as a genetic material and it is normally found in all living cells or organisms। Then next point, हम लोग अभी यह क्या करेंगे, in the next point we will come to this history of this nucleic acid। so nucleic acid को सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया by a scientist named as फ्रेडरिक मिक्सचर इन द ईयर 1868। यानी कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहली बार डिस्कवर किन्होंने किया? तो आंसर निकलेगा फ्रेडरिक मिक्सचर इन द ईयर 1868। थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री और विस्तार से देखेंगे। फ्रेडरिक मिक्सचर ही वॉज वर्किंग ऑन अ पस सेल। फ्रेडरिक मिक्सचर पस सेल के ऊपर काम कर रहे थे, तो साइमल्टेनियसली पस सेल से उनको एक मटेरियल मिला, एक नया मॉलिक्यूल मिला। उस नए मॉलिक्यूल को उन्होंने नाम रखा एज अ न्यूक्लिन। यानी कि न्यूक्लिक एसिड सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया किसके दौरान? फ्रेडरिक मिक्सचर। और न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहला वाला नाम अगर हम लोग ढूंढेंगे तो फर्स्ट नेम ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लिन विच इज गिवन बाय द फ्रेडरिक मिक्सचर इन द ईयर ऑफ 1868। देन नेक्स्ट पॉइंट, द सेम न्यूक्लिन
जो अब हम लोग उसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। द सेम न्यूक्लिन वॉज रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसका पहला वाला नाम न्यूक्लिन था, बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया, ठीक है। द न्यूक्लिन वॉज रीनेम्ड, बाद में उसके न्यूक्लिन को नाम बदल के न्यूक्लिक एसिड रखा गया बाय एन अनदर साइंटिस्ट नेम्ड एज ऑल्टमैन इन द ईयर ऑफ 1889। तो यहां पे और एक चीज हम लोग समझेंगे। The initial name of nucleic acid was nuclein, which is given by Friedrich mixture. Later the nuclein is renamed as, nuclein को फिर से rename किया गया, क्या बोल के, nucleic acid by whom? Altman in the year of 1889. So Altman ने nuclein को nucleic acid नाम में बदल दिया on the two basis, या फिर on the two characters of the nuclein. सबसे पहले जो न्यूक्लिन था, इट वॉज नॉर्मली फाउंड इनसाइड द सेल ऑफ अ न्यूक्लियस, यानी कि जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर हम लोगों को न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है कौन? न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लिन, विच इज डिस्कवर्ड बाय द फ्राइड्रिच मिक्सचर। देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस न्यूक्लिन वॉज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, उसका जो नेचर है या फिर नेचर था वो कैसा था? एसिडिक इन नेचर था। तो आल्टमैन ने दो कैरेक्टर को देखा न्यूक्लिन के। सबसे पहला वाला कैरेक्टर वो न्यूक्लियस के अंदर था, सेकंड कैरेक्टर उसका नेचर के कैसा था? एसिडिक था। इन दोनों कैरेक्टर को मिला के उन्होंने न्यूक्लिन का नाम बदल दिया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला एसिडिक सब्सटेंस, दैट्स व्हाई इट इज नॉर्मली कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड। द नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग बात करेंगे इन द नेचर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे इन द नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड, वन इज द डीएनए, अनदर वन इज एन आरएनए। यानी कि नेचर के अंदर हम लोगों को दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलते हैं, वन इज द डीएनए, सेकंड वन इज द आरएनए। द नेक्स्ट थिंग, सो दोनों में हल्का सा डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। द डीएनए which is normally called as the deoxyribonucleic acid, while the RNA is called as the ribonucleic acid. The DNA, it is always acting as a genetic material, यानी कि DNA is always genetic in nature, बिकॉज हम लोग ऐसा बोलते हैं डीएनए इज एक्टिंग लाइक अ जेनेटिक मेटेरियल, यानी कि डीएनए हमेशा जेनेटिक होता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए गाइड करता है, दैट्स व्हाई द डीएनए इज ऑलवेज जेनेटिक इन नेचर। बट आरएनए इट मे बी जेनेटिक और इट मे बी नॉन जेनेटिक इन नेचर। देखो एक चीज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। द डीएनए इज ऑलवेज जेनेटिक इन नेचर, ठीक है, बट आरएनए जो होता है इट मे बी जेनेटिक, ओके, और इट मे बी नॉन जेनेटिक इन नेचर, यानी कि ये कैरेक्टर को कंट्रोल करके ट्रांसफर भी कर सकता है और ये दूसरा भी काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को गाइड करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉन जेनेटिक इन नेचर। तो यहां पे थोड़ा सा और एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। द नॉन जेनेटिक आरएनए में अगर हम लोग बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट द एमआरएनए, ओके, देन वी विल आल्सो गो फॉर एन आरआरएनए, टीआरएनए, एसआईआरएनए, ओके, और एसएनआरएनए एक्सेट्रा। ये सभी जो आरएनए का नाम मैंने यहां पे लिया है, दे आर एक्टिंग एज अ या फिर दे आर नॉन जेनेटिक इन नेचर, ठीक है, बट इवन दो दे आर द टाइप्स ऑफ आरएनए। इफ द आरएनए इज जेनेटिक इन नेचर, आरएनए जेनेटिक कहां पे होता है? आरएनए इज जेनेटिक इन केस ऑफ वीरोइड्स एज वेल एज इन सम आरएनए वायरसेस, यानी कि आरएनए जेनेटिक बोल के काम करता है कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर? तो उसका आंसर निकलेगा वीरियोइड्स एज वेल एज सम आरएनए वायरसेस। तो थोड़ा सा यहां पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ये वायरस, वीरियन और वीरियोइड के बीच में क्या फर्क है, तो उसको हम लोग यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। तो तीन टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, वायरस, वीरियन और
वीरियोइड। सो तीनों के बीच में क्या फर्क है? देखिए, वायरस इज एन एजेंट विच इज हैविंग न्यूक्लिक एसिड, यानी कि वायरस एक लिविंग एजेंट है, ओके, या फिर इट इज एन एजेंट विच इज हैविंग न्यूक्लिक एसिड एंड दिस न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा इसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए, सपोज से दिस इज एन वायरस एंड दिस वायरस इज हैविंग nucleic acid, it may be DNA or RNA, okay, but this nucleic acid is surrounded by protein। ये क्या है? प्रोटीन कोट है, this is your nucleic acid, but this is found normally outside the cell। तो तीनों चीजों को जोड़ के एक बार हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। वायरस इज एन एजेंट विच इज हैविंग न्यूक्लिक एसिड which is surrounded by protein and it is normally found outside the cell, यानी कि सेल के बाहर देखने को मिलेगा normally। Then come to the virion। Virion is an agent which is also having nucleic acid and which is also surrounded by protein, but it is normally found inside the cell। इट इज नॉर्मली फाउंड इनसाइड द सेल, और ये कहां पे मिलेगा हम लोगों को? आउटसाइड द सेल। फिर से एक बार, वायरस आर द एजेंट विच आर हैविंग न्यूक्लिक एसिड विच इज सराउंडेड बाय प्रोटीन एंड इट इज नॉर्मली फाउंड आउटसाइड द सेल, whereas virion is the agent which is having nucleic acid surrounded by protein and normally found inside the cell। Then come to the virioid। So virioid में फर्क क्या है? Virioid is an another agent which is also having nucleic acid, but here the nucleic acid is always RNA, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? ओनली RNA, एंड इट इज इन्फेक्शियस इन नेचर, यानी कि इन्फेक्शन को कॉज करता है, डिसीज को लाता है, एंड नॉर्मली इट इज कॉजिंग इन्फेक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स। वीरियोइड इज एन एजेंट हैविंग न्यूक्लिक एसिड एज अ RNA, okay, but it is normally causing an infection in case of an plants, and this is a slight difference between the virus, virion as well as the virioid. Then now we will move further regarding the nucleic acid। So nucleic acids, they are polymeric structure। देखो और एक चीज़ यहाँ पे आता है, when you talk about the nucleic acid is one of the largest या फिर biggest बायोमॉलिक्यूल या फिर मैक्रो बायोमॉलिक्यूल भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होता है, ये सबसे मतलब इसका जो साइज़ होता है कंपेयर टू अदर बायोमॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, लिपिड वगैरह जो होते हैं, सो उनको अगर कंपेयर करेंगे, इसका जो साइज़ होता है, मॉलिकुलर वेट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इट इज़ एन वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट या फिर मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। द नेक्स्ट थिंग, दिस न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही बड़ा होता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग, दिस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप विद अ स्मॉल यूनिट। जैसे मैंने बोला कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के बनता है, तो यानी कि हम लोग बोलेंगे दिस इज एन स्मॉल यूनिट, दिस इज एन अनदर स्मॉल यूनिट, लाइक दिस देर आर मेनी स्मॉल यूनिट्स आर देर, व्हेन ऑल दी स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड विथ ईच अदर। ओके, सो बहुत सारे छोटे छोटे चीज मिलके बन रहा है क्या? न्यूक्लिक एसिड। देन नेक्स्ट थिंग, ये जो स्मॉल यूनिट्स है, जब ये मिलके न्यूक्लिक एसिड को बना रहे हैं, तो इसमें से एक जो यूनिट है उसका जो नाम अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका आंसर ये मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो आंसर ये मिलेगा यहां पे, नेम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बनते हैं, तो आंसर निकलेगा न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा देखने को? न्यूक्लिक एसिड्स। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड्स का और एक नाम भी हम लोग यहां पे रख सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन।
यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ एक चेन, इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। इट मे बी डीएनए और आरएनए, मैं कॉमनली बोल रहा हूं। द नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग शुरुआत करेंगे व्हाट डू मीन बाय द सिंगल न्यूक्लियोटाइड, और ये किस चीज से बनता है। व्हेन यू टॉक अबाउट ए न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, अगेन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप विथ 3 मॉलिक्यूल। फिर से एक न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल से बनता है। तो तीनों मॉलिक्यूल इस प्रकार से रहेंगे। The first molecule is called as sugar. The second molecule is called as nitrogenous base. And the third molecule is called as phosphate group और phosphoric acid. इसको phosphoric acid भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, देखिए 3 मॉलिक्यूल मैं बोल रहा हूं। शुगर अलग मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन बेस और एक मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरिक एसिड थर्ड मॉलिक्यूल है। जब ये तीनों आपस में जुड़ेंगे, व्हेन ऑल दीज 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइंस विथ ईच अदर, ऑल दीज 3 दे आर मेकिंग 1 न्यूक्लियोटाइड। यानी कि तीनों मिलके कितने न्यूक्लियोटाइड को बना रहे हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड। Like this, many nucleotide when they combines with each other, what they are making? They are making nucleic acids. Okay. अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे all these 3 molecule के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा शुगर से। The sugar which is found in the nucleotide, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाया जाने वाला जो शुगर या फिर न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाने वाला शुगर, बोथ आर सेम। जो शुगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखने को मिलता है, दैट शुगर इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर। उसको हम लोग बोलेंगे पेंटोज शुगर। देयर इज अ रीजन। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली मोनोसैकेराइड के अंदर क्लासीफाई करते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा वहाँ पे नई डेप्थ जाऊँगा अभी, तो सिंपल हम लोग समझेंगे यहाँ पे। द शुगर विच इज फाउंड इन द न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज द पेंटोज शुगर बिकॉज इट इज मेड अप विथ 5 कार्बन एटम्स। ये 3 कार्बन से बना हुआ शुगर है, इसलिए इसका नाम है पेंटोज शुगर। द नेक्स्ट थिंग, अगेन द पेंटोज शुगर इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 प्रकार के पेंटोज शुगर देखने को मिलेंगे। वन इज द राइबोज, second one is the deoxyribose। यानी कि the pentose sugar which is found in the nucleotide or nucleic acid is of 2 types, ribose as well as deoxyribose। The next thing, when you draw in structure of this ribose, दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ अ राइबोज शुगर, और इसका फॉर्मूला जो है निकलेगा C5H10O5। ओके, देन कम टू द डीऑक्सीराइबोज। अगर दोनों पेंटोज शुगर है तो दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क हम लोग यहां पे समझेंगे। द डीऑक्सीराइबोज इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राइबोज, यानी कि राइबोज अपने आप को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बदल जाता है किसमें? डीऑक्सीराइबोज। और मॉडिफाई करने के बाद क्या फर्क आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द अगेन राइबोज शुगर, सो दिस इज द डीऑक्सीराइबोज। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जहां जहां पे भी कॉर्नर है सो हम लोग सोचेंगे यहां पे कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन का जो नंबरिंग हम लोग पेंटोज शुगर के अंदर करते हैं, डीऑक्सी या फिर राइबोज के अंदर, तो हम लोग उसको बोलते हैं C1, C2, C3, C4, C5, या फिर फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम।
ठीक है, क्योंकि यही जो कार्बन है नेक्स्ट हमको नाइट्रोजन बेस के अंदर भी देखने को मिलेंगे, वहां पे भी हम लोग कार्बन का नंबरिंग देते हैं तो सिंपली वी विल पुट 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको प्राइम बोलते हैं, ठीक है। यानी आओ तो कितने कार्बन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, ओके, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द पेंटोज शुगर। तो सेम यहाँ पे भी निकलेगा, ऑल दिस कॉर्नर दे आर हैविंग द फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकेंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ, और ये आप लोगों को देखने को मिला फिफ्थ वन। देखिए फर्क, जो डीऑक्सीराइबोज है सेकेंड प्राइम कार्बन के अंदर हम लोगों को एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम देखने को मिल रहा है। 1 ऑक्सीजन इज लेसर इन केस ऑफ एन डीऑक्सीराइबोज कंपेयर टू द राइबोज, ठीक है। मैंने बोला था ये अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज हो रहा है थोड़े बहुत, तो चेंज होते समय क्या हुआ, यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो उसको हम लोग सेम नाम से लिखेंगे, निकल जाना। इफ यू आर रिमूविंग दैट इज नॉर्मली कॉल्ड एज द डी मीन्स रिमूव। क्या निकल गया, ऑक्सीजन, आई एम राइटिंग हियर ऑक्सी। कहां से निकल गया, राइबोज के अंदर से निकल गया, तो क्या बन गया, देखिए यहां पे 1 ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द राइबोज, so we are getting a name of deoxyribose. So this is a difference between the ribose as well as the deoxyribose. And one more, इसका फॉर्मूला निकलेगा C5H10O4 because 1 oxygen is lesser compared to the ribose. The next thing, और एक पॉइंट, जैसे हम लोग शुगर का स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक प्लेन बना लेते हैं। सो से दिस इज एन कॉमन प्लेन। अगर OH प्लेन के अबो रहेगा, देखिए दिस इज अ प्लेन के ऊपर साइड में हम लोगों को हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर OH मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज बीटा, ओके। देन नेक्स्ट, इफ द OH इज फाउंड बिलो द प्लेन, अगर प्लेन के नीचे मिलेगा देन इट इज कॉल्ड एज अल्फा। ये आप लोगों को नेक्स्ट बॉन्डिंग के समय बहुत हेल्प करेंगे, बीटा एज वेल एज अल्फा। इफ द OH इज फाउंड अबो द प्लेन देन इट इज कॉल्ड एज बीटा। इफ द OH इज फाउंड बिलो द प्लेन, अगर प्लेन के नीचे देखने को मिल रहा है, कॉमन प्लेन के नीचे देखने को मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द अल्फा, ओके। देन नेक्स्ट वन, ओके। इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को क्लियर हो गया कि द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच इज फाउंड इन द न्यूक्लियोटाइड इज शुगर विच इज कॉल्ड एज द पेंटोज शुगर, 5 कार्बन से बना हुआ शुगर है, ओके। उसमें 2 प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। एंड द राइबोज इज अ शुगर विच इज नॉर्मली फाउंड इन आरएनए के अंदर पाया जाता है राइबोज, और डीऑक्सीराइबोज इज नॉर्मली फाउंड इन केस ऑफ DNA। तो हल्का सा एक डिफरेंस यहां पे और एक देख लेते हैं। इन द नेचर द फर्स्ट शुगर विच इज एवॉल्व्ड, यानी कि एवोल्यूशन के समय पे नेचर के अंदर सबसे पहले वाला जो शुगर आया था उसका नाम था राइबोस, ठीक है। बाद में इन द न्यूक्लिक एसिड द राइबोस स्लाइटली इट हैज मॉडिफाइड इटसेल्फ एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीराइबोज। उसके पीछे एक कारण भी है। व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोज को अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो we can see now the reactive groups, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे और यहां पे देखने को मिल रहा है। ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे इट विल बी मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। जब कोई मॉलिक्यूल नेचर के अंदर रिएक्ट करता है, रिएक्टिव रहता है, वो स्टेबल नहीं रह पाता है। देखो अगर ये रिएक्ट करेगा, किसी के साथ जुड़ जाएगा, रिएक्ट करके किसी के साथ अगर बॉन्डिंग बना लेगा तो इस स्ट्रक्चर हैज़ बीन चेंज, अपना स्ट्रक्चर वो क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, ओके। सो अगर यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ यू रिमूव 1 O तो हम लोगों ने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे कम हो गया इट विल बी ए लेस रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। अगर लेस रिएक्टिव रहेगा सो क्या हो जाएगा, अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं कर पाएगा, तो अपना स्ट्रक्चर को क्या कर पाएगा, स्टेबल रख पाएगा। यानी कि राइबोज इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द
डीऑक्सीराइबोज। और नेचर के अंदर एवोल्यूशन के समय पे न्यूक्लिक एसिड को क्या करना था, स्टेबल रहना था। ठीक है, जब वो स्टेबल रहना चाहता है इट शुड बी लेस रिएक्टिव, उसको रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। दैट्स व्हाई इसीलिए नेचर के अंदर राइबोज अपने आप को बदल के किस में कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सीराइबोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ द सेकेंड मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजीनियस बेस हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में या फिर नेक्स्ट वीडियो में वहां पे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।